परिस्थितिकी विषय क्षेत्र तथा विकास क्रम। पिछले चैप्टर में हमने इसके विषय क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसका डिस्कस करेंगे कि इसका विकास किस किस तरह से किन फेजेस में हुआ है। परिस्थितिकी संकल्पनाओं तथा चिंतन के विकास के साथ साथ परिस्थितिकी के अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। मानव जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि के कारण मानव समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा उसे कायम रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक विदोहन तथा उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण को रिक्तता, प्रदूषक तथा अवनयन में गुणात्मक क्रम में वृद्धि होती गई। परिणाम स्वरूप लोगों की मानव पर्यावरण संबंधों में दिलचस्पी बढ़ती गई, अतः परिस्थितिकी का महत्व भी बढ़ने लगा, जिस कारण इसके अंतर्गत पर्यावरण तथा जीवों के विभिन्न पक्षों के अध्ययन का समावेश किया जाने लगा। प्रारंभ में परिस्थितिकी का मात्र शैक्षिक महत्व था, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का परंपरागत रूप में अध्ययन किया जाता था। परंतु पर्यावरण में प्रदूषण एवं अवनयन तथा पारिस्थितिकीय संकट के भयावह रूप धारण कर लेने पर लोगों का इस विषय की ओर अधिकाधिक ध्यान जाने लगा, क्योंकि इस विषय की पर्यावरण प्रबंधन में अहम भूमिका हो सकती है। वास्तव में परिस्थितिकी का जन्म जीव विज्ञानों से हुआ है, परंतु अब यह विषय मात्र जीव विज्ञानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध समाज तथा कई अन्य विज्ञानों से भी हो गया है। तो सी पार्क ने 1980 में कहा कि वास्तव में परिस्थितिकी कई लोगों के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची बन गई है। अब परिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जंतुओं एवं पौधों के विभिन्न पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है, अपितु समस्त जैविक समुदाय के संपूर्ण समाज का भी अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा नहीं रही, यह एक दृष्टिकोण बन गई है। Ecology has ceased to be a synthesis branch of biology. It has become a viewpoint. अतः हम ऐतिहासिक परिवेश में पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र अध्ययन के प्रमुख क्षेत्रों, पारिस्थितिकी के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के उद्देश्यों एवं अप्रोचेस के संदर्भ में पारिस्थितिकी के विकास काल को 4 अवस्थाओं में 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ प्रथम प्रावस्था, इसके अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध तक की अवधि को शामिल किया जाता है। इस अवधि की जो विशेषताएं थी वो ये थी, मुख्य रूप से जीवों एवं उनके पर्यावरण में आपसी संबंधों के आधार पर पारिस्थितिकी को परिभाषित करने के विभिन्न प्रयास, वनस्पतियों की आधारभूत इकाइयों की खोज तथा उनका अभिनिर्धारण, वनस्पतियों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न आधारों एवं विधियों का विकास, डार्विन की प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना के संदर्भ में पौधों एवं जंतुओं के विकासीय इतिहास के लक्षणों का अनुरेखण, निवासीय क्षेत्र के संदर्भ में पौधों तथा जंतुओं के संबंधों की व्याख्या। इसको जो है फर्स्ट फेज़ में सम्मिलित किया गया। सेकंड फेज़ में प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध के बीच की अवधि को सम्मिलित किया जाता है, और जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्न चीज़ों का जो है अध्ययन शुरू हुआ। वनस्पति के सर्वेक्षण, मापन
तथा वर्गीकरण की तुलना में वनस्पतियों की विशेषताओं तथा निवासीय क्षेत्रों की भौतिक दशाओं के संबंधों का अधिक अध्ययन होने लगा। प्रयोगशाला पर आधारित विश्लेषण तथा पराग विश्लेषण एवं सांख्यिकी तकनीकी के प्रयोग के आधार पर अध्ययनों के वैज्ञानिक विधि तंत्र यानी मेथडोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ। पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र का विविधीकरण मतलब प्राकृतिक धरातलीय पादप समुदायों के अलावा ताजे जल में रहने वाले सागरीय जंतुओं के अध्ययन का पारिस्थितिकी के विषय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जैविक और अजैविक संघटकों में अंतर प्रक्रियाओं के विभिन्न पक्षों तथा पारिस्थितिकी की स्थिरता के अध्ययन के प्रयास आदि जो है सेकेंड फेज में सम्मिलित किए गए। थर्ड फेज में द्वितीय विश्व युद्ध से 1960 तक के टाइम पीरियड को इसमें जो है शामिल किया गया है और इकोलॉजी की स्टडीज़ में जो है सिस्टम एनालिसिस का प्रयोग जो है वो चालू हुआ। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन के माध्यम से जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य जटिल संबंधों के अध्ययन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इस तरह के अध्ययन मुख्य रूप से गंभीरतापूर्ण किए गए परीक्षणों के परिणाम पर आधारित थे। प्रमुख पारिस्थितिकीय प्रक्रम पारिस्थितिकीय अध्ययन के केंद्र बिंदु तथा प्रमुख विषय बन गए। फोर्थ फेज चतुर्थ प्रावस्था को आधुनिक प्रावस्था भी कहते हैं, जो कि 1969 से अब तक की अवस्था है। 1960 के बाद से पारिस्थितिकी के विषय वस्तु में जो है डाइवर्सिफिकेशन स्पेशलाइजेशन पर जो है काफ़ी काम हुआ। इस समय विद्वानों की सर्वाधिक अभिरुचि एप्लाइड इकोलॉजी में होने लगी। व्यावहारिक परिस्थिति का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के निदान के लिए इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से प्रकृति के संरक्षण एवं पर्यावरण प्रबंधन में पारिस्थितिकी की भूमिका का एहसास कराना, पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त सामाजिक नियोजन के कार्यों का नियमन करना। तो वास्तव में वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की कई महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन प्रक्रियाओं में उपयोग हुआ। मुख्य रूप से नीचे थ्योरी, पारिस्थितिकी कर्मता सिद्धांत, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों के पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमाओं तथा वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तनों की संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों में प्रयोग किया गया। अतः पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पारिस्थितिकी अध्ययन के प्रमुख विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु के अंतर्गत निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र के संघटकों की विशेषताओं का समग्र रूप, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता, प्रकाश संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के सीमाकारी कारक, पारिस्थितिकीय स्थिरता, पादप एवं जंतुओं की प्रजातियों का उद्भव, प्रजातियों का विलोप, प्रजातियों का समकालीन उद्भव, वनस्पति समुदाय का अनुक्रमिक विकास एवं संवर्धन, वनस्पति तथा जंतुओं का स्थानिक वितरण, बायोम प्रकार, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पारिस्थितिकीय विभिन्नताएं, मानव जनित पारिस्थितिकीय परिवर्तन, पारिस्थितिकीय विभिन्नताओं के पर्यावरण नियंत्रण, पारिस्थितिकीय संसाधन, पारिस्थितिकीय असंतुलन, पर्यावरण अवनयन,
तथा प्रदूषण, उनके निवारक उपाय, संसाधन प्रबंधन तथा पर्यावरण प्रबंधन के पारिस्थितिकीय आधार हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय मानव पर्यावरण के संबंधों का, खासकर पर्यावरण पर मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रभाव का अध्ययन तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से उपयुक्त पर्यावरण नियोजन तथा प्रबंधन की नीतियों तथा कार्यक्रमों का नियमन है। पारिस्थितिकी की संकल्पना को अब एकाकी तत्व से ऊपर उठकर कई तत्वों के समूह जो कि जीवमंडल के निश्चित समय अंतराल में निश्चित स्थान ग्रहण करते हैं से संबंधित किया गया। अतः जैसे वन परिस्थितिकी, घास क्षेत्र परिस्थितिकी, झील परिस्थितिकी, नगरीय परिस्थितिकी, जनसंख्या परिस्थितिकी आदि। तो इस तरह से इकोलॉजी का जो है 4 फेज़ में जो है डेवलपमेंट हुआ और निम्न रूप से जो है एरियाज़ को इसमें सम्मिलित किया गया। थैंक यू।